मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। आइए आज करेंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर ली जाए जो आज पेपरों में अलग अलग पेपर्स में प्रमुखता से आए हैं और आपके परीक्षाओं के लिए मुख्य रूप से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहले कुछ प्रश्न देख लिया जाए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वन्य जीव दिवस 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2021 के वन्य जीव दिवस का थीम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, बी नंबर है सस्टेनिंग पीपल प्लानट एंड वाइल्ड लाइफ, सी नंबर है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट, और डी नंबर जो है सेव वाइल्ड लाइफ, जिसका सही उत्तर होगा सी होगा, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। देखिए, ये जो करेंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं ये सब जो है आपके जेपीएससी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनने वाली हैं? यूएई। पूरे अरब देश में अगर स्पेस में किसी ने सबसे ज़्यादा पहुंच बनाया है तो वह है यूएई। एक तो उसने वहां आपका भेज दिया है ऑर्बिटर मंगल ग्रह पर, और जल्द ही वह चंद्रमा पर भी एक रोवर भेजने वाला है जापान की सहायता से, यूएई। ठीक है, तो ए नंबर है नौरा अल मसूदी, बी नंबर सलमा अल मसूदी, सी नंबर सोफिया, डी नंबर सकीना, और इसका जो सही उत्तर है ए नंबर नौरा अल मसूदी। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न में मैंने क्या कलेक्शन किया है उसको देखिए। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन के द्वारा किस ऐप का लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से देश के मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को सहायता पहुंचाई जाएगी? ए नंबर है दिव्यांग, बी नंबर है सशक्त, सी नंबर है मानस, और डी नंबर है ज्ञान, और इसका जो सही उत्तर है सी मानस। देखिए, मानस ऐप के अंतर्गत जो है आपका उन मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को रखा गया है जिनका उम्र सीमा 15 से 35 साल है, और इसका जो विकास किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु के द्वारा, और इसका साथ दिया है विकास करने में सीडेक पुणे यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा। तो 2 संस्थाओं के द्वारा मानस ऐप का विकास किया गया है। और मानस का फुल फॉर्म अगर आता है तो आप क्या लिखेंगे? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलिसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलिसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। चलिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे मैं करेंट अफेयर्स में पिछले दिनों बता चुका हूँ, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं प्रश्न बताता हूँ, उत्तर लास्ट में बता दूंगा। विजडन क्रिकेटर अल्मानेक में भारत के किस क्रिकेटर को 2010 के दशक के 5 क्रिकेटरों के में से एक के रूप में चयनित किया गया है? ठीक है, ए नंबर सचिन तेंदुलकर, बी नंबर रोहित शर्मा, और सी नंबर कपिल देव, और डी नंबर विराट कोहली। इसका उत्तर आप लोग सोचिए, मैं उत्तर बता दे रहा हूँ अभी। डी है विराट कोहली। ठीक है, और जो कपिल देव और सचिन तेंदुलकर भी हैं वो पिछले दशकों के चुने गए हैं। फेसबुक के द्वारा कर्नाटक में 32 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? विंडमैक्स, क्लीनमैक्स, एयरमैक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर क्लीनमैक्स। ये बम्बे आधारित कंपनी है। आपको पता है कि फेसबुक का जो पहला स्टेप का नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक समझौता है वो सिंगापुर में, हर दक्षिण एशिया में पहली बार फेसबुक ने भारत में ही ऐसी परियोजना के संदर्भ में समझौता किया है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा बी होगा, क्लीनमैक्स। चलिए, यह प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के फिल्म का पुरस्कार मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारत के किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? पहला जो है पगला, बी नंबर है सलूम, सी नंबर है पुगलाया, और डी नंबर है अक्ची मुंबई। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर पुगलाया, और ये मराठी फिल्म है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ मिला है मराठी फिल्म पुगलाया को? मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में अवार्ड। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अमेरिका के दौरे पर हैं, और वाशिंगटन में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनके साथ बैठक की है व्हाइट हाउस में। यह पहली बैठक है जब जो बिडेन जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं उसके बाद से। और इस बैठक का जो पहला मुद्दा था जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, साउथ चाइना सी में चीन का बढ़ता प्रभुत्व, उसको तोड़ने के लिए ही इस बैठक में मुख्य रूप से चर्चा हुई है।
और इस दौरान अमेरिका और जापान के द्वारा साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्धता जताई गई है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में, यानी कि हिंद मीन्स भारत का साउथ में भी उसका बहुत प्रभाव बढ़ता जा रहा है चीन का, सभी के लिए समान अवसर और चीन के चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। ठीक है, जब भी आप दो अलग अलग देशों के बीच रिलेशन को पढ़ेंगे तो ये छोटे छोटे न्यूज जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये अपडेट करते रहते हैं आपके नॉलेज को। ये जो है आपका 3 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने गुजारने के बाद धरती पर वापस लौटे हैं। इनमें से एक अमेरिका और 2 रूस के हैं। ध्यान दीजिएगा, शनिवार को सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय समयानुसार 4:55 पर, वहाँ का समय जो है कजाकिस्तान के स्टेपी क्षेत्र में ये उतरे। यान से उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्री स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने आप को गुरुत्व के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर शून्य होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यान में या अंतरिक्ष स्टेशन में। अंतरिक्ष यात्री 14 अक्टूबर को कक्षा में चक्कर काट रहे प्रयोगशाला परिसर में पहुंचे थे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में 7 लोग बच गए हैं। ठीक है, फिर से कोई 3 लोग जाएंगे, यही क्रम चलता रहता है। 6 महीना रहने को दिया जाता है वहाँ सामान्य रूप से। देखिए, ये आपका JSSC CGL और JPSC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र कोहली का शनिवार को दिल्ली में कोरोना से निधन हो गया है। वह 81 वर्ष के थे। उनका बचपन जमशेदपुर में बीता। स्कूलिंग जमशेदपुर से हुई और उन्होंने कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से स्नातक किया और उस शिक्षा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने किया है। ठीक है, अब इनकी रचनाओं को हम लोग मुख्य रूप से कुछ जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। स्पेशली मूल रूप से नरेंद्र कोहली जो थे पाकिस्तान क्षेत्र में रहते थे, अविभाज्य भारत के, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो जमशेदपुर आ गए थे। इनका जन्म जो था 6 जनवरी 1940 को हुआ और मृत्यु जो हुआ 17 अप्रैल 2021 को। इन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला है देखिए, सलाका सम्मान, साहित्य भूषण, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, साहित्य सम्मान और पद्मश्री। इनकी चर्चित रचनाएं जो थीं पुनरारंभ, दीक्षा, जंगल की कहानी, संघर्ष की ओर, युद्ध 2 भाग में, बंधन और साधना। कथा संग्रह इनका जो था परिणति, कहानी का भाव, नमक का कैदी, निचले फ्लैट में, संचित भूख, और नाटक जो है संबुक की हत्या, निर्णय रुका हुआ, हत्यारे और गारे की दीवार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है आपके JPSC JSSC CGL के लिए। गाजा पट्टी की तरफ से एक बार फिर इजराइल पर शुक्रवार को हमला बोला गया है। इजराइल सेना ने बताया कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने देश के दक्षिणी हिस्से से रॉकेट दागा। गाजा पट्टी की ओर से 24 घंटे में ये दूसरी बार हमला किया गया है। इस हमले के जवाब में इजरायली लड़ाकू जेटों और हेलीकॉप्टरों ने शनिवार को गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले आतंकवादी संगठन हमास के 5 ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि हवाई हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि इजराइल फिलिस्तीन से होने वाले किसी हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराता है। हमास वहाँ का एक संगठन है फिलिस्तीन का। इधर इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, इसलिए लिखा है कि प्रवक्ता हाजिम कासिम ने कहा कि इजरायली हवाई हमले गाजा को तोड़ नहीं पाएंगे। इस सप्ताह यह दूसरा मौका है जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोला है। गुरुवार देर रात भी गाजा की ओर से दक्षिणी इजराइल में रॉकेट दागे गए थे। इसके बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा में हमास के कई ठिकानों को बुरी तरह तबाह कर दिया था। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का जो समस्या है बहुत पुराना है। जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन में इसे पढ़ाऊँगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि विवाद जो शुरू हुआ 1948 में, ऐसे तो बहुत पुराना है, लेकिन 1948 में फिलिस्तीन के क्षेत्र में पश्चिम एशिया में ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से जो जर्मनी में हिटलर के द्वारा यहूदियों का नरसंहार किया जा रहा था, उसके बाद से इन्हें भी अपने घर की एक आवश्यकता पड़ी। तो जहाँ फिलिस्तीन थे वहीं पर इजराइल का भी दावा था कि प्राचीन काल से वे रहे हैं, इसलिए उस क्षेत्र में उनको कुछ स्थान दे दिया गया। तो उसी समय से आपका विवाद शुरू हुआ। फिलिस्तीन कुछ नहीं कर पाया, कमज़ोर देश था। 1967 में 6 डेज वार शुरू हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पर भी जो है बहुत इजिप्ट हुए, जॉर्डन हुए, इराक हुए, सीरिया जैसे देशों ने मिलकर अटैक कर दिया था इजराइल पर। हालांकि वे सफल नहीं रहे थे, इजराइल इसमें विजेता बना था। इसके बाद फिलिस्तीन में कुछ उग्र विचार के लोगों के द्वारा 1987 में हमास नाम का संगठन का गठन किया गया। हालांकि इस संगठन को अब आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया जा चुका है। इससे मैं संक्षिप्त रूप में ही अभी बता रहा हूँ, लेकिन अगर बात किया जाए कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी किन किन क्षेत्रों पर विवाद है, तो वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स और यरूशलेम शहर, है ना। हाल ही में यरूशलेम शहर को जो है इजराइल ने राजधानी भी घोषित कर दिया है। इसके बारे में डिटेल जो है हम लोग बात करेंगे जब पश्चिम एशिया विवाद पर मैं पढ़ाऊँगा इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। कुलभूषण जाधव से संबंधित एक न्यूज आया है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारत से कुलभूषण जाधव मामले में वकील नियुक्त करने का आग्रह किया है। ठीक है, इस मामले क्यों आग्रह किया है उसको देखिए। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के विदेश विभाग को भारत से बात करने का निर्देश दिया था। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने बताया कि जाधव का वकील नियुक्त करने के लिए भारत से फिर से आग्रह किया गया है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के जेल में बंद भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव पर वहां की सैन्य अदालत ने जासूसी का आरोप लगाते हुए मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत ने ICJ में, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, नीदरलैंड में अपील दायर की थी। और आप जानते हैं सुनवाई काफ़ी चर्चित रहा था। पाकिस्तान अपना पक्ष अच्छी तरह से नहीं रख पाया। जब कुलभूषण जाधव के परिवार वाले लोग भी गए तो उन्हें अच्छी तरह से नहीं मिलने दिया गया, कांच के पीछे रखा गया। तो पाकिस्तान का तो ये सब इतिहास रहा है, ठीक है। लेकिन आज फांसी की सज़ा वहाँ की अदालत ने दे दी है, फिर भी वह फांसी नहीं दे पा रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है उसके पास सबूत नहीं है। वह ज़बरदस्ती एक निर्दोष को जो है फांसी देना चाहता है, और भारत सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी। सभी भारतीयों को यह भरोसा है। यही जो एक न्यूज़ है, परीक्षार्थियों ने CHSL परीक्षा रोकने की उठाई मांग। इनकी सही मांग है और निश्चित रूप से ये जो मांग है मान ली जाएगी, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं न्यूज़ को। बिहार के BPSC को बदलने वाले जिस तरीके से आशीष कुमार सिन्हा थे, उसी तरह से UPPSC को बदलने वाले अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, ठीक है। इन्होंने 1 वर्ष 9 महीने के कार्यकाल में पूरी तरह से UPPSC को बदल कर रख दिया है, ठीक है। आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामजी मौर्य को नए अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। डॉक्टर रामजी मौर्य प्रभारी अध्यक्ष का पद ग्रहण कर चुके हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार को आयोग के सचिव जगदीश पुष्कर श्रीवास्तव एवं अन्य सदस्यों ने विदाई दी। 2 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करने वाले प्रभात कुमार ने अपने कार्यकाल में कुल 22,870 पदों पर युवाओं का चयन किया। यहाँ तो कई अध्यक्ष चले जाते हैं JPSC में। नियुक्तियों की संख्या बहुत अल्प रहती है। उनके 2 वर्ष से भी कम समय के कार्यकाल में विशेष परीक्षाओं के कैलेंडर को नियमित करने के साथ साथ 2020 तक के परिणाम घोषित कर दिए गए। रिकॉर्ड समय में 2019 और 2020 के परिणाम घोषित हुए, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में 1900 इंटरव्यू बोर्ड गठित हुए और इन बोर्डों में कुल 3,75,000 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही शानदार इनका करियर रहा है। इस दौरान PCS 2017, PCS 2018, PCS 2019 और PCS 2020 की चयन प्रक्रिया पूरी हुई। सोचिए, कार्यकाल 2 साल भी नहीं और 4 सालों का PCS पूरा इन्होंने करा दिया। यहाँ 4 साल में एक PCS नहीं हो पाता है। इसके अलावा इन्होंने RO-ARO 2016 जैसी विवादित परीक्षा को पूरी करवाई। डॉक्टर प्रभात ने LT ग्रेड परीक्षा के विवाद का अंत करने के साथ परिणाम भी घोषित किया। इनके कार्यकाल में PCS साक्षात्कार 200 की बजाय 100 अंकों का किया गया। बहुत ही अच्छा ये था। इनके कार्यकाल में ही सफल अभ्यर्थियों को उन परीक्षाओं से दावा वापस लेने की अपील की गई जो उसी परीक्षा में दोबारा शामिल हुए थे। इसका भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। सफल अभ्यर्थी अगर दावा वापस ले लेते हैं तो अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा पहल था इनका
अब ये सेवानिवृत्त होकर भी अब अच्छे कार्य समाज के लिए निश्चित रूप से करेंगे। आइए अब अल्माटा में चल रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए केवल क्रिकेट का ही आपको ध्यान नहीं रखना है, एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होने के नाते हर तरह के खेल का ध्यान रखना है। रवि कुमार दाहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में खिताब कायम रखा है, लेकिन बजरंग पुनिया कोहनी की चोट के कारण जापान के ताकुतों के खिलाफ फाइनल में नहीं उतर सके और उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। ठीक है, अगर ये खेलते तो हो सकता है इन्हें स्वर्ण भी मिल जाता। तो 57 kg वर्ग में रवि कुमार दाहिया को स्वर्ण मिला, लेकिन बजरंग पुनिया को जो मिला आपका रजत मिला है। ठीक है, इसके अलावा करण 70 kg वर्ग में, नरसिंह पंचम यादव 79 kg वर्ग में और सत्यव्रत कादियान जो है 97 kg वर्ग में कांस्य जीते। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा और कुछ ज़रूरत यहाँ नहीं। देखिए बजरंग पुनिया ने क्या कहा, जब मैं कोरियाई खिलाड़ी को खींच रहा था तो दाएं हाथ की कोहनी में दर्द उठने लगा। इसी कोहनी में विश्व चैंपियनशिप के दौरान चोट लगी थी। प्रशिक्षकों ने कहा ओलंपिक नज़दीक है, जोखिम मत लो, इसलिए फाइनल में मैं नहीं उतरा। बजरंग पुनिया ने देश के सम्मान को ओलंपिक में बचाने के लिए अपने जो उन्होंने खुद ही रजत पदक से इन्होंने संतोष किया। बजरंग पुनिया पर देश को गर्व है। फ्रांस के जो दुष्कर्म से संबंधित कानून में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों को मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। छोटी उम्र के बच्चों के साथ अगर यौन संबंध स्थापित किया जाता है, चाहे सहमति से या जबरन से, उसमें मैटर है वो सब कुछ नहीं है बच्चों के साथ। ठीक है, तो इसे दुष्कर्म की श्रेणी में रखा जाएगा और इसके लिए 20 वर्षों की सजा होगी। ठीक है, अब छोटी उम्र का बात क्या है, तो पहला तो है आपका 15 वर्ष से कम उम्र। ठीक है, उसमें तो सहमति असहमति का कोई मैटर नहीं है। दूसरा वर्ग जो है 18 वर्ष से कम उम्र। ठीक है, इसमें सहमति असहमति का मैटर है, अगर सहमति से है तो उस पर कुछ सोचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन 15 वर्ष से कम उम्र के मामले में कुछ सहमति और असहमति जैसा मुद्दा नहीं सोचा जाएगा और आरोप सिद्ध होने पर सीधे 20 साल की सज़ा दे दी जाएगी। और फ्रांस में ऐसे कई कांड हुए थे, आरोपी बचकर निकल गए थे। यही कारण से फ्रांस में कानून में संशोधन की मांग की जा रही थी और कानून में इस तरीके से संशोधन कर दिया गया है। एक जगह सॉफ्ट यह जो कानून है एक जगह सॉफ्ट है। अगर 18 वर्ष या 15 वर्ष से कम उम्र के मामले में कोई दुष्कर्म करता है कोई भी व्यक्ति, और उस दुष्कर्मी का उम्र जो है बहुत कम है उसी की तरह जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया है, तो उस स्थिति में जेल नहीं भेजा जाएगा। क्लियर, अगर दोनों नाबालिग है तो दुष्कर्मी को भी जेल नहीं भेजा जाएगा, सुधार गृह वगैरह भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से जो है आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए। यह आपका चैनल है और सब मिलजुल करके इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि जेपीएससी क्या इस चैनल के मेंबर्स भविष्य में आईएएस भी क्लियर करें। और जो भी सिचुएशन जेपीएससी में उत्पन्न हुआ है उससे आप लोग घबराइए नहीं, बस धुआंधार मेहनत करना है, वही आपके हाथ में है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।